अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन जो था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें, और इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके राइट टॉप पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप रब्ता करके क्वेश्चन कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो जिन दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं उससे भी वो मुस्तफ़ीद हो सकें और नए टॉपिक को वो समझ सकें। और मज़ीद कोई क्वेश्चन भी हों तो वो क्या कर सकें, कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने जो पिछले लेक्चर थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 आपका जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो ये 3 सॉल्व करने के मेथड हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आज हम जो पहला उसका मेथड है फैक्टराइजेशन उसको डिस्कस करेंगे, और हमने सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है उसी को लिया है ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए। फिर हम आगे मज़ीद जो इसके थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करके समझने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो है फैक्टराइजेशन के लिए ये है कि सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के लिए, कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन गिवन है ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड में। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे? तो ये थोड़ा सा हम साइड पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम रफ वर्क में बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकें। ठीक हो जाएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये हमने लाइन लगा ली। अब यहाँ पे हम रेफ़र करेंगे साइड पे रेड पेन से, और जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे ब्लू पेन से ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हाँ जी, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो शेप है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है, तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, ठीक हो गया। बी एक्स वाली रकम भी मौजूद है, सी कांस्टेंट भी मौजूद है। साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। तो अब हम इसको डायरेक्टली जो फैक्टराइजेशन का मेथड है उसके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जो आगे क्वेश्चन आएंगे लेक्चर नंबर 4 और 5 में, तो उसमें आपको ये तरीका समझाया जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। नहीं तो आप लेक्चर 1 से भी देख सकते हैं, और लेक्चर 2 के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश वहाँ पे की जाती है वही तरतीब आगे लेक्चर और 4 5 में भी हम उसको डिस्क्राइब करके फिर फैक्टराइजेशन पे आएंगे। हाँ जी, फैक्टराइजेशन अब किस तरह हम करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास स्क्वायर वाली रकम माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। आपने एक तो तरतीब से लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर हो फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट, तरतीब से है। पहली चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली रकम को आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट रकम से। किससे? कांस्टेंट से। क्या आ जाएगा आपके पास, आप इधर रफ वर्क में लिख लें। हमारे पास आ जाएगा -20x²। साइन का ख्याल लाजमी रखना है क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस -20x मल्टीप्लाई करके x² आ जाएगा। हाँ जी, पहली चीज़ हो गई। अब फैक्टराइजेशन को नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि मिड टर्म ब्रेक। अब वो मिड टर्म ब्रेक क्या होती है? वो यही होती है कि असल कंडीशन हम ये यूज़ करते हैं, पहले और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करके जो आता है इसको हम यूज़ करते हैं, जो रफ वर्क में मैंने लिख दिया है। लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि मिड टर्म ब्रेक करें, तो मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन एक ही बात है। अब ये होती क्या है कि मिड टर्म ब्रेक से क्या मुराद है?
आपके पास ये जो पहली रकम है एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाती है, और ये जो तीसरी रकम है -20 ये भी एज इट इज़ आ जाती है। बीच वाली जो रकम है -x, तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। आपने इस x को इस तरह तोड़ के लिखना है कि कोई भी दो डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वापस क्या आ जाए, x आ जाए। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर बिलफर्ज मैं 7x - 6x करूँ तो वो x ही आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 6x - 5x करूँ तो तब भी x आ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये साइन हमने माइनस का बाहर रखा है, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो x तो कई तरीक़ों से आ सकता है। 4x - 3x करें तो तब भी क्या आता है, x आ जाता है। तो लेकिन आखिर हम कौन से दो डिजिट ऐसे लेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x मिल जाए। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमें इस वैल्यू से समझ आएगी। क्योंकि अब देखें ये तो बहुत सी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन आपने कौन सी लेनी है, तो आपने ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो x तो बने, लेकिन उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो -20x² भी बन जाए। तो अब उसके अंदर आपको समझने के लिए बहुत सी वैल्यूज़ आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे भी उसका एक आसान सा तरीका है, हम उस पर भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम रफ वर्क में कर रहे हैं तो हम बहुत से तरीक़ों से टीचर समझाते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा अगर वो आपको आसान लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। कि देखें कि अब हमें ये तो पता चल गया कि दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से बहरहाल यहाँ पे x तो नहीं बनता, तो सब्ट्रैक्ट करने से बन सकता था। तो हम दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे थे तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी। तो अब हम ये देखेंगे कि उन दो चीज़ों को, अब मिसाल के तौर पे 7x और -6x को ही ले लिया जाए। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7x को -6x से, तो -42x² आएगा। तो क्या ये -20x² आ रहा है? नहीं। इसी तरह इन दो को भी आप चेक कर सकते हैं, इन दो को भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा। तो उसके लिए हल क्या होता है, एक थोड़ी सी अगर हम मतलब आप ये कह लें कि आपके 15 से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएँ पेपर में या कहीं पे भी सॉल्व करते हुए, तो वो ज़रा आपको आसानी से वहाँ तक पहुँचा देगी। नहीं तो शॉर्टकट तरीका फिर कैलकुलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं, जिन बच्चों को पता है। जी, अब ये 20 है। 20 के हम फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 × 20, 20 आ जाएगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है, लेकिन 20 में से 1 निकालूँ या 20 में 1 ऐड करूँ तो x हमें मिलेगा? नहीं। इसी तरह 2 × 10, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। 3 पे तो जाता नहीं है ये, ठीक है। 4 × 5, तो ये 20 आ रहा है। और इसको गौर से देखा जाए, 5 में से 4 निकालें तो 1 आपके पास आ जाता है। 1 से मुराद 1x वो बन सकता है। तो हम इन दो को यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब जो 5x है वो पहले, मतलब 5 को हम 5x लिखेंगे क्योंकि x में लाना है, और -4x लिखेंगे 4 के साथ भी x, ताकि x की शेप में आ जाए। तो 5x - 4x, 5x - 4x, तो x भी आता है सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से नहीं बन रहा, सब्ट्रैक्ट से बन रहा है। तो 5x - 4x को सब्ट्रैक्ट करने से x बन रहा है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और 5x को मैं -4x से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो -20x² भी बन रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये 5x - 4x को यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। अब हमने क्या लिख लिया, अब अगर आप इसको गौर से देखें इक्वेशन को, कोई फ़र्क पड़ रहा है? एक्स के एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है। एक्स की जगह 5x - 4x लिखा तो 5x में से 4x किया तो x ही आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्वेश्चन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, सिर्फ हम उस क्वेश्चन सॉल्व करने पे जा रहे हैं। -20 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़, तो क्वेश्चन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ एक के x की जगह हमने 5x - 4x लिखा है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स इट।
अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, यही मेन स्टेप था। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मज़ीद समझ सकते हैं। अब उससे अगला स्टेप क्या है, और दूसरी बात कि यही फैक्टराइजेशन कहलाता है, और यही इसको मिड टर्म ब्रेक भी अक्सर टीचर्स बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसको मिड टर्म ब्रेक भी हम कह सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, ये आप कह लें कि अगर ये आपका पहला स्टेप है तो अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने अगर तो एक्स केयर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो साइन क्या हो जाएंगे अंदर दोनों चेंज। 5x के साथ प्लस है तो माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस, और 4x के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन चेंज। और ये वाला साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था, तो -20 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास कितनी रकमें हो गई, 4। तो अब हम जब तीसरे स्टेप पे आएंगे तो तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने इनके दो दो पेयर बना लेने हैं। पहले दो पेयर अलग, दूसरे दो पेयर अलग। अब पहले दो पेयर के अंदर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक्स केयर का मतलब है 2x, तो एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा माइनस, इधर से एक x कॉमन की सूरत में बाहर आ गया तो इधर क्या बच जाएगा 5, प्लस 4x माइनस 20 है तो इधर से 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x ही हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन 20 किस तरह आएगा, तो 4 को आपने टेबल पढ़ना है, तो 4 5 द 20, कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाएगा। तो यूँ 4 कॉमन लेने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे एक हिंट है कि अगर तो कॉमन लेने के बाद अंदर वाली वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आपने अभी तक कोई मिस्टेक नहीं की। हाँ जी, लास्ट चौथा स्टेप क्या है कि अगर आप इस रकम को देखें और इस रकम को देखें तो इसके अंदर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे तो इस पहली रकम के साथ बच गया x अंदर, फिर प्लस दूसरी रकम के साथ x माइनस 5 बाहर आ गया, तो इधर क्या बच गया 4। तो बड़ी ब्रैकेट सिर्फ समझाने के लिए लिखी ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो अब ये क्या है कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए, तो इस वजह से इस टॉपिक को, इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर वो कहता है फैक्टर बनाने हैं तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन अगर वो कहता है सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल जो आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, x माइनस 5 को अलग इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो हम अलग अलग इसको लिख देते हैं। x माइनस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 5 माइनस हो रहा है, जब भी इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो हमेशा साइन उनके चेंज होते हैं, तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह x इधर ही 4 उधर जाएगा तो उधर जाके -4 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। अच्छा, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए उसको हमने दोबारा यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई, तो इसे कहते हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहे थे। तो अब ये हमारा आ गया है आंसर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं S.S से मुराद सॉल्यूशन सेट, और इसको आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, और 5, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, -4 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसमें मज़ीद आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसके जो क्वेश्चन 2 के मज़ीद टिपिकल क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो लेक्चर्स नेक्स्ट जो होगा लेक्चर नंबर 4 5 उसमें आप ज़रूर समझिएगा। तो आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। जाते हुए वही लास्ट आपसे मतलब गुजारिश है कि जिन स्टूडेंट्स ने और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू जो वीडियोस हैं, न्यू लेक्चर्स जो हैं, उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।